हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटिंग वर्ड प्रॉब्लम्स इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। चलो एक चीज़ नोटिस करो। एजेस का सवाल आता है, प्राइसेस का सवाल आता है, नोटबुक्स का सवाल आता है, मार्क्स और पेनल्टीज का सवाल आता है, शेयरिंग प्रॉब्लम्स आते हैं। सरफेस पे देखो तो लगता है ये सब अलग अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन रुको, एक बार सोचो, इन सब में कॉमन क्या है? हर एक में क्या हो रहा है? वर्ड्स दिए हैं और तुम्हें उन वर्ड्स को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। बस इक्वेशन बन गई तो सॉल्व करना तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा है, स्कूल लेवल, वो तो हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रॉब्लम वहाँ होती ही नहीं। प्रॉब्लम होती है ट्रांसलेशन में, मतलब वर्ड से इक्वेशन बनाना। अगर इक्वेशन सही बनी, आंसर आ जाता है। अगर इक्वेशन गलत बनी, तो चाहे तुम्हारी अलजीब्रा परफेक्ट हो, आंसर गलत आएगा। सोचना जरा, रॉन्ग इक्वेशन प्लस करेक्ट अलजीब्रा इक्वल्स रॉन्ग आंसर। ये हमेशा याद रखना। तो आज जो हम एक्सप्लोर करेंगे वो सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक हैबिट है जो तुम बार बार यूज करोगे एवरेजेस में, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, डेटा सफिशिएंसी में, बहुत सारी प्रॉब्लम फैमिलीज में। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक बेसिक सवाल है। वो क्या है जो तुम्हें पता नहीं है? मतलब अननोन क्या है? सुनो, अगर प्रॉब्लम बोले रवि की प्रेजेंट एज कितनी है, तो बस एक वेरिएबल ले लो, बोलो x इक्वल्स रवि की प्रेजेंट एज। सिंपल, कोई एक्स्ट्रा एजम्पशन मत लगाओ जब तक प्रॉब्लम फोर्स ना करे। अब चलो एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करते हैं। बहुत सारी सेंटेंसेस जो प्रॉब्लम्स में आती हैं, उनमें इक्वेशन पहले से छुपा हुआ होता है। मतलब तुम्हें बनाना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी वहां है। चलो ट्राई करते हैं। अगर कोई बोले a इज ट्वाइस b, इसको एल्जिब्रा में लिखना हो तो a इक्वल्स टू बी। बस डायरेक्ट ट्रांसलेशन, कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं। अब एक और ट्राई करो। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:5। इसको कैसे लिखेंगे? b बाई जी इक्वल्स 3/5। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? 5b इक्वल्स 3g। देखो, ये एक प्रॉपर इक्वेशन है। रेशियो की एक लाइन ने तुम्हें एक पूरी इक्वेशन दे दी। तो नोटिस करो क्या हुआ। रेशियो वाला स्टेटमेंट लगता है जैसे कोई डिस्क्रिप्शन है, जैसे कोई लूजली बता रहा है कि कितने बॉयज हैं, कितनी गर्ल्स हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक इक्वेशन है। जैसे ही तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तुम्हारे पास एक यूजेबल रिलेशनशिप आ जाती है। ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम से डरते हैं। लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, इतनी सारी वर्ड्स है, कहाँ से इक्वेशन बनाए। लेकिन जब तुम ध्यान से पढ़ते हो तो पता चलता है कि प्रॉब्लम खुद अपनी इक्वेशंस दे रही है, तुम्हें बस उन्हें पहचानना है। अब चलो एक और चीज़ एक्सप्लोर करते हैं जो बहुत सटल है, लेकिन बहुत ज़्यादा गलतियां यहाँ पे होती हैं ट्रांसलेशन से पहले ही। मतलब इक्वेशन सॉल्व करना तो दूर की बात है, गलती तो पढ़ने में हो जाती है। चलो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई बोले एक्स के पास एटलीस्ट 10 कॉइन्स है, इसको अलजेब्रा में कैसे लिखोगे? सोचो। एटलीस्ट 10 मतलब 10 भी हो सकता है, 11 भी, 15 भी, 100 भी। बस 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10। x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10। अब ध्यान दो, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं x ग्रेटर दैन 10, मतलब x ग्रेटर दैन 10, लेकिन वो गलत है, क्योंकि एटलीस्ट 10 मतलब 10 भी अलाउड है। ग्रेटर दैन 10 मतलब 11 से स्टार्ट होगा, वो बाउंड्री मिस हो गई। चलो कुछ और फ्रेजेस ट्राई करते हैं। एट मोस्ट 20। एट मोस्ट 20 मतलब मैक्सिमम 20 हो सकता है। 20 अलाउड है, 19 भी, लेकिन 21 नहीं। तो ये होगा लेस देन और इक्वल टू 20। लेस देन और इक्वल टू 20। अब नॉट मोर देन 50। नॉट मोर देन मतलब 50 से ज्यादा नहीं, तो 50 तक अलाउड है, ये भी लेस देन और इक्वल टू 50। और नॉट लेस देन 7। नॉट लेस देन 7 मतलब 7 से कम नहीं, 7 अलाउड है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। इंटरेस्टिंग, देखो एक पैटर्न। जब भी एटलीस्ट या नॉट लेस देन आता है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू,
जब भी एट मोस्ट या नॉट मोर देन आता है तो लेस देन और इक्वल टू, और सिंपल मोर देन मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, लेस देन मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन। ये छोटी सी चीज है, लेकिन सी सैट में एक ऑप्शन गलत और एक सही होने का फर्क इसी बाउंड्री पे होता है। इक्वल साइन इंक्लूड है या नहीं, ये डिसाइड करता है आंसर क्या आएगा। अब एक और टाइप की गलती है जो ट्रांसलेशन में होती है, ग्रुपिंग की गलती। चलो एक फ्रेज लेते हैं, ट्वाइस द सम ऑफ ए एंड बी। इसको अलजेब्रा में कैसे लिखोगे? रुको पहले सोचो। ट्वाइस क्या है? टू टाइम्स। किस चीज का टू टाइम्स? सम ऑफ ए एंड बी का। मतलब पहले ए प्लस बी निकालो, फिर उसको टू से मल्टीप्लाई करो, तो होगा टू इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी, टू टाइम्स इन ब्रैकेट्स ए प्लस बी। लेकिन बहुत कॉमन गलती ये है कि लोग लिख देते हैं टू ए प्लस बी, मतलब टू सिर्फ ए पे लगा दिया, बी को छोड़ दिया। ये बिल्कुल अलग चीज है। टू टाइम्स इन ब्रैकेट्स ए प्लस बी मतलब टू ए प्लस टू बी। लेकिन टू ए प्लस बी में बी पे टू नहीं लगा, तो आंसर अलग आएगा। चलो नंबर से चेक करते हैं। अगर a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 5, तो ट्वाइस द सम ऑफ a एंड b होगा। 2 टाइम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 16। लेकिन अगर गलत तरीके से 2a प्लस b लिखा तो 2 टाइम्स 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। देखो 16 और 11 कंप्लीटली डिफरेंट आंसर्स। तो जब भी कोई फ्रेज आए जैसे ट्वाइस द सम ऑफ, थ्राइस द डिफरेंस बिटवीन, हाफ ऑफ द टोटल, तो पहले वो पूरा फ्रेज ब्रैकेट में डालो। सम ऑफ ए एंड बी को ब्रैकेट करो, फिर उसके बाहर ट्वाइस लगाओ। ये ग्रुपिंग का रूल है। ये दोनों चीजें, इनइक्वालिटी वर्ड्स और ग्रुपिंग, ये सॉल्विंग से पहले की चीजें हैं। लेकिन अगर ये गलत हो गए तो चाहे अलजेब्रा कितना भी परफेक्ट करो, आंसर गलत आएगा। तो ट्रांसलेशन करते वक्त इन दोनों पे ध्यान देना। अब तक हमने देखा कि फ्रेजेस को कैसे पढ़ना है, इनइक्वालिटी वर्ड्स कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग सवाल है, जब तुम्हारे सामने पूरा वर्ड प्रॉब्लम आता है तो एक्चुअली करना क्या है, कहाँ से शुरू करो? चलो एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज कोई बोले रवि की एज सीता से 6 ज्यादा है, बस इतना। अब इसमें अननोन क्या है? एक्चुअली दोनों एजेस अननोन है, लेकिन एक रिलेशनशिप दी है। तो चलो वेरिएबल्स असाइन करते हैं। रवि की एज आर, सीता की एज एस, और जो बात बोली गई वो है आर इक्वल्स एस प्लस 6, आर इक्वल टू एस प्लस 6। बस एक सेंटेंस से एक इक्वेशन आ गई। अब एक और सेंटेंस ऐड करते हैं। दोनों की एजेस का सम 30 है, तो r प्लस एस इक्वल टू 30। अब देखो, दो अननोन्स है, दो इक्वेशंस है, मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं। पहली इक्वेशन से r इक्वल टू एस प्लस 6, इसको दूसरी में डाल दो। s प्लस 6 प्लस एस इक्वल टू 30, 2s प्लस 6 इक्वल टू 30, 2s इक्वल टू 24, s इक्वल टू 12 और r इक्वल टू 18। डन। लेकिन रुको, यहाँ पे एक्चुअली 3 स्टेप्स हुए। पहले हमने डिसाइड किया कि अननोन क्या है, वेरिएबल्स असाइन किए, फिर हमने हर सेंटेंस को एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया और फिर सॉल्व किया। ये 3 स्टेप्स हैं जो हर वर्ड प्रॉब्लम में काम आते हैं, हर एक में, चाहे एज का प्रॉब्लम हो, कॉस्ट का हो, मार्क्स का हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टेप 2 में, मतलब ट्रांसलेशन वाले स्टेप में, कुछ फ्रेजेस बार बार आते हैं। चलो कुछ ट्राई करते हैं। A इज 6 मोर देन B, इसका मतलब A इज इक्वल टू B प्लस 6, मोर देन मतलब प्लस। A इज 5 लेस देन B, यहां ध्यान दो, A इज 5 लेस देन B मतलब A छोटा है B से, तो A इज इक्वल टू B माइनस 5।
बहुत कॉमन गलती ये होती है कि लोग लिख देते हैं b इज इक्वल टू a माइनस 5, लेकिन नहीं, a इज 5 लेस देन b, तो a वाला छोटा है, a इज इक्वल टू b माइनस 5, ट्वाइस a सिंपल 2a, थ्राइस b 3b, a इज k% ऑफ b। ये थोड़ा ट्रिकी लगता है लेकिन है सिंपल। k% मतलब k बाय 100, तो a इज इक्वल टू k अपॉन 100 इंटू b, हाफ ऑफ b, हाफ मतलब 1/2 इंटू b। द सम ऑफ a एंड b, a प्लस b, द डिफरेंस बिटवीन a एंड b, a माइनस b, और प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, a इंटू b। ये एक तरह का डिक्शनरी है। इंग्लिश फ्रेज आया, अलजेब्रा में कन्वर्ट करो, और हर बार ये सेम ट्रांसलेशंस काम आते हैं। अब चलो देखते हैं कि ये सेम मेथड अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स में कैसे काम करता है। और तुम्हें लगेगा कि प्रॉब्लम्स अलग दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से सब एक ही स्ट्रक्चर है। पहले एज प्रॉब्लम्स। एज प्रॉब्लम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लोग मिस करते हैं। एज का गैप कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर आज रवि सीता से 3 साल बड़ा है, तो 5 साल पहले भी 3 साल बड़ा था, 20 साल बाद भी 3 साल बड़ा होगा। ये गैप कभी नहीं बदलता। तो जब कोई बोले 3 साल पहले x की एज y की एज की 2 गुनी थी, तो ट्रांसलेट कैसे करोगे? x की प्रेजेंट एज x है, y की प्रेजेंट एज y है। 3 साल पहले x की एज थी x-3, y की एज थी y-3, और कंडीशन है x-3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y-3। देखो, यहाँ ग्रुपिंग भी आ गई। y-3 को पूरा ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्वाइस पूरे एक्सप्रेशन पे लग रहा है। और अगर एक और कंडीशन हो कि x इज 6 ईयर्स ओल्डर देन y, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशंस, दो अननोन्स, सॉल्व कर लो। अब कॉस्ट प्रॉब्लम्स। सपोज कोई बोले 3 पेन्स और 5 पेंसिल्स की कॉस्ट उतनी है जितनी 2 पेन्स और 7 पेंसिल्स की। तो पेन की कॉस्ट p, पेंसिल की कॉस्ट c। इक्वेशन होगी 3p प्लस 5c इज इक्वल टू 2p प्लस 7c। सिंप्लीफाई करो, p इज इक्वल टू 2c। एक पेन की कॉस्ट 2 पेंसिल्स के बराबर। देखो, अलग प्रॉब्लम है लेकिन मेथड बिल्कुल वही है। ट्रांसलेट, सिंप्लीफाई, आंसर। अब एक और इंटरेस्टिंग फैमिली, मार्किंग स्कीम प्रॉब्लम्स। ये सीसैट में काफ़ी आते हैं। सपोज एक एग्जाम में n क्वेश्चंस है, हर सही आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं, हर गलत के लिए 1 मार्क कटता है। किसी ने c क्वेश्चन सही किए तो कितने गलत किए? n माइनस c। टोटल स्कोर क्या होगा? 2 टाइम्स c माइनस 1 टाइम्स n माइनस c। ये एक इक्वेशन है। अगर टोटल स्कोर पता है तो c निकाल सकते हो। चलो नंबर से ट्राई करते हैं। 20 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स पर करेक्ट, माइनस 0.5 मार्क फॉर रॉन्ग। स्कोर है 25, तो इक्वेशन होगी 2c माइनस 0.5 टाइम्स 20 माइनस c इज इक्वल टू 25। 2c माइनस 10 प्लस 0.5c इज इक्वल टू 25। 2.5c इज इक्वल टू 35। c इज इक्वल टू 14। 14 सही, 6 गलत। वेरीफाई करो। 14 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 28। 6 टाइम्स 0.5 इज इक्वल टू 3। 28 माइनस 3 इज इक्वल टू 25। सही है। अब एक चीज नोटिस करो, एज प्रॉब्लम, कॉस्ट प्रॉब्लम, मार्किंग स्कीम प्रॉब्लम, तीनों में हमने क्या किया? स्टेप 1 वेरिएबल्स असाइन किए, स्टेप 2 सेंटेंसेस को इक्वेशंस में कन्वर्ट किया, स्टेप 3 सॉल्व किया और वेरीफाई किया। एग्जैक्टली सेम मेथड। प्रॉब्लम की स्किन अलग है लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर एक ही है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, स्टेप 3 में सॉल्व करने के बाद वेरीफाई जरूर करो, लेकिन वेरीफाई अलजेब्रा से नहीं, ओरिजिनल वर्ड से। मतलब आंसर निकलने के बाद वापस प्रॉब्लम पढ़ो और देखो कि तुम्हारा आंसर मेक सेंस करता है या नहीं। एज नेगेटिव तो नहीं आ रही, काउंट में डेसिमल तो नहीं आ रहा, प्राइस इम्पॉसिबल तो नहीं है। ये हिडन कंस्ट्रेंट्स हैं जो इक्वेशन में नहीं लिखती
लेकिन आंसर में चेक करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली पूरा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ही डिसिप्लिन है। वर्ड्स पढ़ो केयरफुली, इक्वेशंस लिखो ऑनेस्टली, सॉल्व करो क्लीनली और वेरीफाई करो ओरिजिनली। ये रीयूजेबल है। एज, कॉस्ट, मार्किंग स्कीम, रेशियो, शेयरिंग, सब में यही काम आता है। अब चलो इस मेथड को एक रियल सीसैट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन कह रहा है 4 ऑरेंजेस, 6 मैंगोज और 8 एप्पल्स की टोटल कॉस्ट ये इक्वल है ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, 2 मैंगोज और 5 एप्पल्स। फिर 2 स्टेटमेंट्स दी हैं और पूछा है कि कौन सी सही है। लेकिन पहले रुको, स्टेटमेंट्स पे बाद में आएंगे। पहले इसमें कंडीशन को समझते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। चलो वेरिएबल्स असाइन करते हैं। ऑरेंज की कॉस्ट ओ, मैंगो की कॉस्ट एम, एप्पल की कॉस्ट ए। सिंपल। अब लेफ्ट साइड क्या है? 4 ऑरेंजेस, 6 मैंगोज, 8 एप्पल्स। तो 4O प्लस 6M प्लस 8A। राइट साइड ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, 2 मैंगोज एंड 5 एप्पल्स। अब ध्यान दो, ट्वाइस पूरे एक्सप्रेशन पे लग रहा है। याद है हमने पिछले सेक्शन में बात की थी ग्रुपिंग की। ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ मतलब पहले टोटल कॉस्ट निकालो फिर डबल करो। तो राइट साइड होगा 2 टाइम्स ब्रैकेट में O प्लस 2M प्लस 5A, मतलब 2O प्लस 4M प्लस 10A। अब इक्वेशन लिख देते हैं। 4O प्लस 6M प्लस 8A इज इक्वल टू 2O प्लस 4M प्लस 10A। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट से राइट सबट्रैक्ट करो। 4O माइनस 2O, यह है 2O। 6M माइनस 4M, यह है 2M। 8A माइनस 10A, यह है माइनस 2A। और ये सब इक्वल टू 0। 2O प्लस 2M माइनस 2A इक्वल टू 0। दोनों साइड्स 2 से डिवाइड करो। O प्लस M माइनस A इक्वल टू 0, मतलब O प्लस M इक्वल टू A। रुको, ये इंटरेस्टिंग है। एक ऑरेंज की कॉस्ट प्लस एक मैंगो की कॉस्ट इक्वल्स एक एप्पल की कॉस्ट। इतना क्लीन रिलेशनशिप आ गया बस एक इक्वेशन सिंप्लीफाई करके। और ये रिलेशनशिप है जो हमें एक्चुअली काम आएगी। अब देखते हैं स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि 3 ऑरेंजेस, 5 मैंगोज और 9 एप्पल्स की टोटल कॉस्ट इक्वल है 4 ऑरेंजेस, 6 मैंगोज और 8 एप्पल्स की टोटल कॉस्ट। चलो चेक करते हैं। लेफ्ट साइड है 3O प्लस 5M प्लस 9A। राइट साइड है 4O प्लस 6M प्लस 8A। अगर ये इक्वल है तो डिफरेंस 0 होना चाहिए। राइट माइनस लेफ्ट करते हैं। 4O माइनस 3O इज इक्वल टू O। 6M माइनस 5M इज इक्वल टू M। 8A माइनस 9A इज इक्वल टू माइनस A। तो डिफरेंस है O प्लस M माइनस A। और हमने अभी निकाला कि O प्लस M इज इक्वल टू A, मतलब O प्लस M माइनस A इज इक्वल टू 0। तो हाँ, डिफरेंस 0 है। स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 डायरेक्टली कह रहा है कि एक ऑरेंज और एक मैंगो की कॉस्ट एक एप्पल के बराबर है, मतलब O प्लस M इज इक्वल टू A। ये तो एग्जैक्टली वही है जो हमने डिराइव किया। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। दोनों सही हैं। आंसर है C, बोथ 1 एंड 2। अब एक चीज नोटिस करो, हमने क्या किया? पहले मैं कंडीशन को ट्रांसलेट किया, फिर सिंप्लीफाई करके एक क्लीन रिलेशनशिप निकाला, O प्लस M इज इक्वल टू A, और फिर दोनों स्टेटमेंट्स को उसी रिलेशनशिप से चेक किया। हमने कोई नंबर प्लग इन नहीं किया, कोई स्पेसिफिक वैल्यू अज्यूम नहीं की, बस अलजीब्रा ने काम कर दिया। और ये जो पैटर्न है ये कॉस्ट वाले प्रॉब्लम्स में बार बार आता है। एक इक्वालिटी कंडीशन मिलती है, उसमें वेरिएबल्स होते हैं, तुम सिंप्लीफाई करते हो, एक छोटी सी रिलेशनशिप निकलती है और फिर वो रिलेशनशिप तुम्हारा आंसर इंजन बन जाती है।
बाकी सब उस एक रिलेशनशिप से चेक हो जाता है। अब चलो एक अलग टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं, एज प्रॉब्लम्स। ये दिखने में बिल्कुल अलग लगते हैं कॉस्ट प्रॉब्लम से, लेकिन अंदर का काम वही है, ट्रांसलेशन। बस वर्ड्स थोड़े ट्रिकी होते हैं क्योंकि टाइम शिफ्ट होता है, पास्ट में जाना होता है, फ्यूचर में जाना होता है। चलो एक एक्चुअल सीसैट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2021 का है। एक्स ने वाई से कहा, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। और एक्स की प्रेजेंट एज 42 है। फिर दो स्टेटमेंट्स दी हैं, उनके बारे में पूछा है। लेकिन पहले रुको, स्टेटमेंट्स बाद में, पहले इस सेंटेंस को समझते हैं। एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। ये लाइन थोड़ी ट्विस्टेड है, चलो इसको स्लोली अनपैक करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल असाइन करते हैं। एक्स की एज तो दी है 42, वाई की प्रेजेंट एज अननोन है तो उसको वाई मानते हैं। अब सोचो, वाई का बर्थ कब हुआ था? वाई की प्रेजेंट एज वाई है तो वाई का बर्थ वाई ईयर्स अगो हुआ था। सिंपल, आज से वाई साल पहले। उस वक्त एक्स की एज कितनी थी? आज एक्स 42 है तो वाई साल पहले एक्स की एज थी 42 माइनस वाई। और सेंटेंस क्या कह रहा है कि उस वक्त एक्स की एज वाई की प्रेजेंट एज की डबल थी। मतलब 42 माइनस वाई इक्वल्स 2 टाइम्स वाई। चलो लिखते हैं, 42 माइनस वाई इक्वल टू 2y। अब सॉल्व करते हैं। 42 इज इक्वल टू 2y प्लस वाई, 42 इज इक्वल टू 3y, y इज इक्वल टू 14। तो y की प्रेजेंट एज 14 है और x की 42। एज गैप कितना है? 42 माइनस 14, 28 साल का गैप है। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना एज प्रॉब्लम्स में, एज गैप कभी चेंज नहीं होता। आज 28 है, 10 साल पहले भी 28 था, 20 साल बाद भी 28 रहेगा। ये कांस्टेंट है, इससे हम वेरिफिकेशन में यूज करेंगे। चलो अब स्टेटमेंट चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है 8 ईयर्स अगो एक्स की एज वाई की एज की 5 टाइम्स थी। चलो चेक करते हैं। 8 साल पहले एक्स की एज 42 माइनस 8 34, वाई की एज 14 माइनस 8 6। क्या 34 इक्वल्स 5 टाइम्स 6? 5 टाइम्स 6 इज 30। 34 इज नॉट 30, तो नहीं, स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है आफ्टर 14 ईयर्स एक्स की एज वाई की एज की 2 टाइम्स होगी। चलो देखते हैं। 14 साल बाद एक्स की एज 42 प्लस 14 56, वाई की एज 14 प्लस 14 28। क्या 56 इक्वल्स 2 टाइम्स 28? 2 टाइम्स 28 इज 56। हाँ, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो आंसर है बी, ओनली स्टेटमेंट 2। अब एक बार वापस देखते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले सेंटेंस को समझा, वेरिएबल असाइन किया, टाइम शिफ्ट को इक्वेशन में कन्वर्ट किया, सॉल्व किया और फिर वेरीफाई किया। वही सेम मेथड। कॉस्ट प्रॉब्लम में भी यही किया था, एज प्रॉब्लम में भी यही किया। बस एक चीज एज प्रॉब्लम्स में एक्स्ट्रा है, वो है टाइम शिफ्ट। जब भी क्वेश्चन कहे 3 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स लेटर, एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो तुम हर पर्सन की एज में उतने साल ऐड या सब्ट्रैक्ट करो और इक्वेशन सेट करो। बाकी अलजेब्रा संभाल लेगा। चलो अब एक क्विक चेक करते हैं, देखते हैं कि ये ट्रांसलेशन वाला हैबिट कितना सेट हो गया है तुम्हारा। एक शॉपकीपर कह रहा है अगर तुम 3 और नोटबुक्स खरीद लो तो तुम्हारे पास तुम्हारे फ्रेंड से एटलीस्ट 2 टाइम्स नोटबुक्स होंगी और तुम्हारे फ्रेंड के पास 8 नोटबुक्स हैं। लेट n बी द नंबर ऑफ नोटबुक्स यू करंटली हैव। वीडियो पॉज करो, इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करो, सिर्फ ट्रांसलेट करना है, सॉल्व बाद में। रेडी? चलो देखते हैं। पहले 3 मोर नोटबुक्स, मतलब तुम्हारे पास अभी ना है, 3 और खरीदोगे तो हो जाएंगी n+3। फिर एटलीस्ट ट्वाइस एज मैनी एज योर फ्रेंड हु हैज 8। ट्वाइस ऑफ 8 मतलब 16। और एटलीस्ट मतलब, याद करो, हमने अभी फ्रेज टेबल देखा था। एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब 16 या उससे ज्यादा। तो इन इक्वालिटी बन गई n+3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 16।
सिंप्लीफाई करो, n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 13। अब ध्यान दो, सबसे कॉमन गलती यहाँ होती है, लोग एटलीस्ट को सिर्फ ग्रेटर दैन लिख देते हैं, n+3 ग्रेटर दैन 16, लेकिन एटलीस्ट में इक्वालिटी इंक्लूडेड है। अगर तुम्हारे पास एग्जैक्टली 16 नोटबुक्स हैं तो भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। एटलीस्ट 16 मतलब 16 भी चलेगा, 17 भी चलेगा, 20 भी चलेगा, लेकिन 15 नहीं चलेगा। तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू लगेगा, सिर्फ ग्रेटर दैन नहीं। अगर ये ट्रांसलेशन तुम्हें तुरंत आ गई बिना किसी कंफ्यूजन के, तो मतलब तुम्हारा रीडिंग टू एल्जिब्रा रिफ्लेक्स काम कर रहा है। यही हैबिट है जो सी सैट में बार बार काम आएगा। तो चलो एक बार क्विकली देख लेते हैं आज हमने क्या किया। बहुत सिंपल है, जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आए पहले सोचो अननोन क्या है, उसको एक वेरिएबल दे दो, फिर जो भी सेंटेंस है उसको इक्वेशन या इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करो, और फिर सॉल्व करो और आंसर को वापस ओरिजिनल वर्ड से मैच करो। बस ये 3 स्टेप्स है। और वो फ्रेज डिक्शनरी जो हमने देखी वो एक्टिव रखना। मोर देन मतलब प्लस, लेस देन मतलब माइनस, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, एटमोस्ट मतलब लेस देन और इक्वल टू। और 2 कॉमन फैमिलीज याद रखना। कॉस्ट वाले प्रॉब्लम्स में टोटल्स ट्रांसलेट करो और सिंप्लीफाई करो। एज वाले प्रॉब्लम्स में टाइम शिफ्ट ध्यान से पढ़ना और एज गैप कांस्टेंट रहता है, ये मत भूलना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हैबिट यहाँ पे खत्म नहीं होती। जब तुम एवरेजेस पढ़ोगे तो वहां भी एवरेज इक्वल्स सम बाय काउंट, ये सेम वर्ड टू इक्वेशन स्किल लगेगी। डेटा सफिशिएंसी में तो पूरा गेम ही ये है कि तुम्हारे इक्वेशंस इनफ हैं या नहीं एक यूनिक आंसर देने के लिए। तो ये जो ट्रांसलेशन डिसिप्लिन है ये फाउंडेशनल है। एक प्रैक्टिकल रूल याद रखना, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले पहले इक्वेशन लिखो। सीधा सॉल्व मत करो, पहले ट्रांसलेट करो फिर सॉल्व करो। ये एक हैबिट बहुत सारे सीसैट क्वेश्चंस में तुम्हारा काम आसान कर देगी। समझ आया? तो एक्स क्रूसिबल IAS पर जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, 1000+ फ्री CSAT क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फुल सोल्यूशन देखो विद मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स।